bringing together powerful voices, climate activists, sustainability leaders, and key policymakers. The Times Network India Climate Summit united to shape an actionable agenda for a climate-resilient India. With a clear directive for impactful climate action for the next decade, the summit championed dialogue and discussion on fostering a resilient India through energy, action, and sustainability at the center. Across every session, distinguished experts and change makers shared insights, solutions, and strategies, championing awareness and protecting the future of our planet. Together, the agenda for a sustainable tomorrow was set down for the next decade. In this episode, joining us was Shri Bhupendra Yadav, the Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, in conversation with Navika Kumar, sets the national vision for India's Sustainable Climate Action Plan. Thank you, sir. Thank you very much for joining us at the Times Now Climate Summit. Before I get into specifics, I really want to ask you, how do you assess India's battle against climate change and protecting the environment? Words have been said many times. In terms of action, where do we stand today? क्लाइमेट चेंज ये केवल भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है और इसलिए दुनिया के जो देश इसमें कमिटमेंट करते हैं उसमें हम कहाँ स्टैंड करते हैं, इससे इंडिया की प्रोग्रेस देखी जा सकती है। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के बाद हमने जो अपने एनडीसीज पेश किए उसमें हमारे 5 एनडीसीज क्वालिटेटिव थे और 3 क्वांटिटेटिव थे। जो 2 पहले एनडीसीज थे, रिन्यूएबल की क्षमता को प्राप्त करना और कार्बन एमिशन को कम करना, जो हमने टारगेट 2030 में पूरे करने के लिए दिए थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने 2021 में ही प्राप्त कर लिए। ये हमारे कमिटमेंट को दर्शाते हैं। तीसरा जो हमारा टारगेट था, देश में ग्रीन एरिया को बढ़ाना, और उसका जो टारगेट हमने था हम उसके भी नज़दीक पहुँचे हैं। दूसरा विषय है कि क्लाइमेट के क्षेत्र में दुनिया के देशों के साथ मिलकर केवल सेमिनार और भाषण करना नहीं, बल्कि एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम करना। जैसे हम अगर रिन्यूएबल की क्षमता बढ़ाने की बात करते हैं तो भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम को बनाया। एक समय होता था जब इनके हेडक्वार्टर्स दुनिया के जेनेवा से लेकर के और न्यूयॉर्क तक हुआ करते थे। भारत ने न केवल फ्रांस के साथ मिलकर के इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, इसका हेडक्वार्टर भी भारत में है और आज दुनिया के 137 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। बहुत बड़ी बात है। दूसरा, आपने जो अभी अपना वीडियो दिखाया, जो बाढ़ आ रही है, जो सूखा आ रहा है, इसके लिए क्लाइमेट के जो इम्पैक्ट वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, CDRI, कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको भी हमने बनाया और उसका भी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर भारत में बनाया। तीसरा, जो इंडस्ट्रीज़ हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रीज़ हैं, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, जहाँ ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है, इसका भी भारत ने स्वीडन के साथ मिलकर के लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन एक क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम बनाया और उसको हम सक्सेसफुली चला रहे हैं। अभी हाल ही में जो सबसे महत्वपूर्ण दुनिया का चुनौती है वो अपनी बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने के लिए है, और हमारे टाइगर कंजर्वेशन के जो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 ईयर हुए हैं, उसमें प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वो भी बनाया है और 97 कंट्रीज़ में बिग कैट पाए जाते हैं। अभी लगभग 15 के करीब कंट्री और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसके मेंबर भी बने हैं। यादव जी, आपने कई बार ये कहा है कि इंडिया इज़ पार्ट ऑफ द क्लाइमेट सोल्यूशन, नॉट द प्रॉब्लम। कहना क्या चाह रहे हैं? कहना यही चाहते हैं कि जो आज के समय में दुनिया में टेम्परेचर बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो कार्बन एमिशन है, और जो हिस्टोरिकली एमिशन हुआ है वो तो दुनिया के विकसित देशों ने किया है, डेवलप्ड कंट्रीज़ ने किया है। उनको अपनी जिम्मेदारी को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें कंट्रीब्यूशन उनका है। उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें पर कैपिटा कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है,
जिसके कारण कार्बन एमिशन हो रहा है। और इसलिए उनको, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको क्लाइमेट फाइनेंस उपलब्ध कराना चाहिए और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र भी करना चाहिए। लेकिन उनके द्वारा ये अपना कमिटमेंट न करने के बाद भी भारत ने 140 करोड़ की जनसंख्या के बाद भी इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को बैलेंस करने की अप्रोच का रास्ता बनाया है। अगर रिसोर्सेज नहीं भी प्राप्त हुए हैं तो हमने अपने डोमेस्टिक रिसोर्स में कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाया है। हमने मिटिगेशन के साथ साथ एडेप्टेशन प्रोग्राम में भी काफ़ी ज़्यादा तरक्की करी है और उसके साथ ही साथ मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे मूवमेंट को चलाकर प्रधानमंत्री जी ने लोगों को इंडिविजुअल स्तर पर भी इसमें कंट्रीब्यूशन देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। और इसलिए मैं बड़े विश्वास के साथ हमेशा कहता हूँ कि हम हमेशा सॉल्यूशन के पार्ट रहे हैं, प्रॉब्लम के नहीं। भूपेंद्र यादव जी, भारत में किसी भी पॉलिसी का सक्सेस इससे देखा जाता है कि आम आदमी पर इसका कितना असर है। एक बात चली थी कि एसी के टेम्परेचर्स कंट्रोल कर दिए जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा सब जानते हैं, लेकिन लागू कब होगा ये कौन से चुनाव में तय होगा, पहले ये बता दीजिए। हम दुनिया के जो कूलिंग प्लान हैं, जो दुनिया की कन्वेंशन है, उससे बंधे हुए हैं और एक पूरा डिज़ाइन देश ने दिया है इंटरनेशनल कूलिंग प्लान के लिए। उसमें लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट भी है, टेक्नोलॉजिकल चेंज भी है। मुझे लगता है कि ये 2050 के बाद ही ऐसी स्थिति आ सकती है, क्योंकि जब आप क्लाइमेट के लक्ष्यों को प्राप्त करने जाते हो तो आपको अपने देश की सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उन लक्ष्यों को देना होगा। इसको कहते हैं CBDR प्रिंसिपल, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने दुनिया में जो अपने NDCs दिए हैं, चाहे कार्बन एमिशन को कम करने के दिए हों, चाहे हमने अपने रिन्यूएबल की क्षमता को बढ़ाने के दिए, और कूलिंग प्लान में भी हमको एक्सेस टू एनर्जी और लाइफ स्टाइल ये भी लोगों को पहुंचानी होगी और हम उस बैलेंस की अप्रोच पे चल रहे हैं। तो यानी कि AC 20-22 डिग्री से नीचे नहीं हो सकता, ये सब 2050 में ही होगा? तुरंत तो ऐसा मुझे लगता नहीं है। इसके लिए धीरे धीरे क्षमताओं में वृद्धि की जाएगी। मैं एक और भी सवाल पूछना चाहती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में क्लाइमेट चेंज पर वादे कब करेगी? क्योंकि वादों की फहरिस्त लंबी होती है। कोई कहता है हम बसों में फ्री राइड देंगे, कोई कहता है कि हम दाल देंगे, चावल देंगे। क्लाइमेट चेंज पर जागरूकता लाने के लिए आपको लगता नहीं कि एक मास स्केल पर पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक संवाद होना चाहिए जनता के साथ? वादे करने वाले दिल्ली से चले गए और इरादों पे काम करने वाले अब आपके सामने। तो ये इरादे कब होंगे? लगातार चल रहे हैं, मैं आपको उपलब्धियां बता ही रहा हूँ। भूपेंद्र यादव जी, अब एक और नई कंट्रोवर्सी आ गई है। RSS के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि हमारे देश का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके प्रीएम्बल में कुछ शब्द थे जो इमरजेंसी में 42nd अमेंडमेंट द्वारा लाए गए थे। ये शब्द, चाहे वो सोशलिस्ट हो चाहे सेक्युलर हो, ये शब्द अब इन पर विचार होना चाहिए कि ये रहने चाहिए या हटाए जाने चाहिए। आपको लगता है इस पर विचार ज़रूरी है? नहीं, ये उन्होंने विषय रखा है 42nd अमेंडमेंट को, इमरजेंसी के प्रोविज़न को लेकर बार बार इस देश में विषय उठे हैं और ये विचार अगर रखा है तो ये उनके विचार हैं। और 42nd अमेंडमेंट पे बहुत लोग लिखते हैं, 42nd अमेंडमेंट की पृष्ठभूमि पे भी लिखते हैं। अभी 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में हमने आर्टिकल भी लिखा है, उसमें जो इमरजेंसी के ऊपर लेकर के किताबें लिखी गई हैं, चाहे कुम्मी कपूर जी के द्वारा लिखी गई हो, चाहे श्रीनिवास के द्वारा लिखी गई हो, उसमें लगातार ये भी सामने आता है कि 42nd अमेंडमेंट को करने के पीछे जो एक बड़ी मंशा थी, वो देश के संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन की भी थी। और ये जो संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन ना हो, सुप्रीम कोर्ट को उन्हीं के समय में कहना पड़ा जब कांग्रेस का शासनकाल था। और उस समय के अगर जस्टिस गजेंद्र गढ़कर जो लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, उनके भी विषय को मैंने अपने आर्टिकल में कोट किया है।
लेकिन हमारा ये मानना है कि जो मूल संविधान बना है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया है, और उसका जो बेसिक जो फंडामेंटल जो उसका है, चाहे हमारा गणतंत्र हो, हमारा लोकतंत्र हो, हमारा संघीय ढांचा हो, हमारे निष्पक्ष चुनाव आयोग हो, हमारा स्वायत्त जुडिशरी का सिस्टम हो, हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो, ये सबका तो पालन सब राजनीतिक दलों को करना चाहिए। 42nd अमेंडमेंट में बेसिक प्राइम्बल को जो अमेंड किया, उस पर कई विद्वान लोग अपने अपने विचार रखते हैं। तो लोकतंत्र में विचार तो उठते ही हैं, और विचार आपका क्या विचार है? सेक्युलर शब्द रहना चाहिए या हट जाना चाहिए, हिंदू राष्ट्र आ जाना चाहिए? नहीं, हिंदू राष्ट्र आ जाना चाहिए ऐसा तो कोई किसी ने कहा नहीं है, और ऐसा मैं भी आपको नहीं कह रहा हूँ। और इस देश में तो बहुलतावादी पंथ निरपेक्ष स्वरूप इस देश का रहा है, और इस देश में सभी धार्मिक पूजा पद्धतियों को मानने का एक अधिकार रहा है। ये हमारी परंपरा और संस्कृति में है, ये तो स्वाभाविक रूप से भारत के इथोस के अंदर है। तो सेक्युलर शब्द रहना चाहिए या हटना वो तो चाहिए? शब्द है, अब मेरे जो शब्द है उस संविधान को तो सब स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मैं कोई भारत की जो हमारी परंपरा है, भारत में जो सभी विचारों को मानने की परंपरा है, उसमें तो हम सब लोग जीते हैं। पर आरएसएस आपकी बीजेपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर उन्होंने ये डिबेट शुरू करने की बात कही है कि सेक्युलर शब्द पर विचार होना चाहिए, तो इसका मायने क्या है? अभी तो ये विषय आप रख रहे हो, लेकिन जो संवैधानिक विषय है उसको तो सभी लोग स्वीकार करते हैं। आपकी अपनी पार्टी का जो संविधान है, और जब आप अपनी पार्टी में किसी को लेते हैं तो उसे एक प्रण लेना पड़ता है, और उसमें भी पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का एक शब्द है, क्योंकि प्लेज जो है वो कहती है आई बिलीव इन इंटेग्रल ह्यूमनिज्म विच इज़ द बेसिक फिलॉसफी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। आई एम कमिटेड टू नेशनलिज्म, नेशनल इंटीग्रेशन, डेमोक्रेसी, गांधीयन अप्रोच टू सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज लीडिंग टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इगैलिटेरियन सोसाइटी फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म एंड वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स। तो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म जब है तो ये डिबेट शुरू ही क्यों हुई कि शब्द सेक्युलरिज्म रहना चाहिए या नहीं? नहीं, हम तो कह ही रहे हैं सबका साथ सबका विकास। कहना और संविधान में रखना, आप लॉयर हैं, आप जानते हैं दो अलग संविधान चीजें में होती जो हैं। है वो तो अभी संविधान के अंतर्गत ही है, और संविधान को हम स्वीकार ही करते हैं। मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि कई इस तरह के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी हैं। पुनर्विचार की ये जो बात है ये आती कहाँ से, इसका बेसिस क्या है? कौन सा जजमेंट है? जजमेंट है मिनेर्वा मिल्स 1980 का, बोमाई जजमेंट उसके 1994 बाद का। तो ये सब बढ़ते चले गए, लेकिन उसके बाद जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि जो हमारा संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है वो बेसिक स्ट्रक्चर कायम रहना चाहिए। लोकतंत्र है, गणतंत्र है, संसदीय शासन प्रणाली है, निष्पक्ष चुनाव आयोग है, फेडरल स्ट्रक्चर है, और बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी में तो सब विश्वास करते हैं। उसी को लेकर के हम भारत में संविधान के आधार पर शासन को चलाते हैं, और संविधान ही भारत के शासन की मूल आत्मा है। भूपेंद्र यादव जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि इस वक्त विश्व में अशांति सी है, चाहे वो ईरान इजराइल की है, सीज़ फायर आजकल एक बहुत पॉपुलर वर्ड है, तो वहाँ सीज़ फायर चल रहा है। यहाँ भारत पाकिस्तान का भी एक सीज़ फायर है जो बहुत डिबेट और डिस्कशन का मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी कहती है नरेंद्र सरेंडर, प्रधानमंत्री ने सरेंडर किया है, और सरेंडर किया है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, जिन्होंने ये सीज़ फायर करवाया, और भारत डर गया। क्या जवाब देंगे? जवाब तो हमने दे ही दिया। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के सभी सैनिक स्थानों को जिस सजगता के साथ हमारी सेना ने जवाब दिया है, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो भारत ने पूरी तरीके से स्पष्ट किया है कि आतंकवाद के मामले में भारत किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा,
और प्रधानमंत्री जी ने भी दुनिया में ये बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत अपनी सार्वभौमिकता के लिए और आतंकवाद के विषय पे किसी भी से भी समझौता करने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है सबसे बड़ा जवाब है जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमें मिला है। पर ऑपोजिशन है कि मानती ही नहीं। अपोजिशन कौन नहीं मानता है, मैं तो जानता भी नहीं। आप जानते नहीं, अखबारों में लिखते हैं, पढ़ते नहीं। नहीं, मैं पढ़ता हूँ लेकिन मानते नहीं है। अब जो नहीं मानते उनका क्या करेंगे? देश की जनता मानती है और देश की जनता ही इस देश की सबसे बड़ी भाग्य विधाता है, उसके प्रति हमारा कमिटमेंट है। बट डू यू थिंक बिकॉज आप मल्टीलैटरल विषयों पर बहुत से देशों के साथ नेगोशिएशंस करते हैं, चाहे वो क्लाइमेट का मुद्दा हो, आपको लगता है हम एक डिफ़िकल्ट दौर से गुजर रहे हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में, क्योंकि वेरिएबल्स और कॉन्टेक्स्ट पिछले कुछ महीनों में बहुत बदल से गए हैं? नविका जी, ऐसा नहीं है। मैं पर्यावरण मंत्री बनने के बाद दुनिया के अनेक देशों में गया हूँ, बल्कि कुछ समय पहले भी मैं जेनेवा गया था, नेपाल भी गया था, मल्टीलेटरल फोरम पे गया था। मैं बड़े गर्व के साथ आपको बता रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब दुनिया के देशों से बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि, उनकी लगातार लोकप्रियता और स्वीकार्यता, उनकी निर्णय लेने की पद्धति और उनके नेतृत्व में आगे बढ़ता हुआ भारत, इसकी प्रतिष्ठा के साथ भारत को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। लगातार 4 सालों में ये चीज़ आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। दुनिया में इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में तीसरी बार लगातार लोगों के विश्वास को लेकर आगे बढ़ने के बाद आज प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में एक बहुत बड़ा स्थान प्राप्त किया है। 23 देशों के अब उनको सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। और मेरा ये मानना है, और मैं बहुत सारी वार्ताओं में जाने के बाद इस विश्वास के साथ बढ़ा हूँ कि उनके नेतृत्व में भारत आगे बढ़ा है। दुनिया की चुनौतियों के बीच में भी भारत ने सशक्त तरीके से अपनी आवाज़ को रखी है और आगे बढ़ाया है। मैं मानती हूँ भारत आगे बढ़ा है। मैं और थोड़ा सा प्रिसाइज कर देती हूँ अपने सवाल को। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जिस तरह से उनके स्टेटमेंट्स आए हैं, आपको लगता है कि भारत और अमेरिका के रिलेशंस में या उनके वक्तव्यों को हैंडल करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आई? जो भी विषय आए हैं और जो भी विषय उभरे हैं, उनका स्पष्टता से जवाब दिया गया है और किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, आगे ही बढ़े। भूपेंद्र यादव जी, 11 साल की आपकी सरकार हो चुकी है। बीजेपी जब से पावर में आई है, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। आपके हिसाब से ऐसा कौन सा कार्य है, बड़ा कार्य, जो अब भी करना बाकी है, जो आप सबके एजेंडा पर सबसे ऊपर है? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये भारत आगे बढ़े, उसके लिए सब लोगों ने कार्य किया है। ईज़ ऑफ डूइंग से लेकर के ईज़ ऑफ लिविंग तक बहुत सारे पॉलिसी के रिफॉर्म्स हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके एग्रीकल्चर तक भारत ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। जेंडर जस्टिस से लेकर सोशल जस्टिस तक सभी आयामों पे सरकार ने बहुत संवेदनशील तरीके से कार्य किया है। लेकिन इस कार्य करने के पीछे एक ही मूल भावना है कि 2047 में ये भारत विकसित भारत बने। वो यात्रा पे हम चल रहे हैं और उस पड़ाव को हम प्राप्त करेंगे, उसे ही प्राप्त करना बाकी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नविका जी, थैंक यू। एक और साल, एक और क्लाइमेट समिट, आगे भी हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर साझेदारी बिल्कुल जारी रहे। और मैं पूरे टाइम्स नेटवर्क को इतने संवेदनशील विषय पर हर साल आप ये लोग जो वार्ता आयोजित करते हैं, इंटेलेक्चुअल्स को बुलाते हैं, एकेडमिशियन को बुलाते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, पॉलिसी मेकर्स को बुलाते हैं, आपका ये योगदान क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में अवेयरनेस के लिए बड़ा काम करता है। आपको बधाई, शुभकामनाएं।
Now, leading from the center, Madhya Pradesh is emerging as a leader in climate resilience with ambitious targets and innovative policies like the creation of 360 climate-smart villages and promotion of renewable energy, green infrastructure and sustainable waste management. So it is under the guardianship of Shri Mohan Yadav, the Chief Minister of the state of Madhya Pradesh, that the state is now becoming a sustainable model. Unfortunately, the Honorable Chief Minister could not join us here on the India Climate Summit, but he has spared a special message for us at the India Climate Summit 2025. Let's take a look. आज पूरे विश्व में पर्यावरण एक महत्वपूर्ण विषय है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों का अब अलग प्रकार से एहसास पृथ्वी पे भी हो रहा है, हमारे देश और प्रदेश पे भी हो रहा है, और ये पूरे विश्व की एक अलग प्रकार की समस्या भी सामने आ रही है। हमारे बीच पर्यावरण के प्रभाव दुष्प्रभाव को अगर हम महसूस करेंगे तो कृषि का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या किसी भी प्रकार के क्षेत्र में चारों तरफ इसका दुष्प्रभाव दिखाई दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण के प्रति प्रत्येक नागरिक के जीवन में इसकी जागरूकता चलाए रखने का बहुत आग्रह के साथ इस पर जोर दिया है और ये महत्वपूर्ण भी माना है। पूरा विश्व पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रहा है, हमारे देश भी अछूता नहीं है। इस संदर्भ में अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो जल, जंगल, जमीन तीनों क्षेत्रों में मध्य प्रदेश बहुत समृद्ध रहा है। ऐसे में हमारे अपने इस पर्यावरण के साथ जोड़ करके हमारी नैसर्गिक जो ताकत है उसको बनाए रखना ये हमारी जवाबदारी है। और ख़ास करके आज के समय में ग्रीन एनर्जी का जो एक महत्व है उस आधार पर हम अगर बात करें तो मान के चलें कि मध्य प्रदेश से इस बात को दुनिया सीख रही है। मध्य प्रदेश ने अपने जलगंगा संरक्षण अभियान के माध्यम से न केवल हमारी सभी प्रकार की जल संरचनाओं का, प्राचीन जल संरचनाओं का, नदी, नाले, नहर, जल के उद्गम के, नदियों के उद्गम केंद्र, इन सारे स्थानों की हमने चिंता की है और लगभग 3 महीने तक लगातार जलगंगा संरक्षण अभियान चलाया है। पूरे देश में हमारा अपना मध्य प्रदेश में खंडवा जिला एकमात्र है जो पुनर्जल भंडारण की दृष्टि से पूरे देश में फर्स्ट आया है। हमने प्रयास किया है, यद्यपि ये 55 ही जिलों में समान रूप से अलग अलग प्रकार की रचनाओं पे काम करने का, योजनाओं पे भी काम करने का, और उसका हमको अपने मन से अभी किए गए काम का संतोष जरूर है, लेकिन हम इसको पूर्ण नहीं मान रहे। आने वाले समय में इस पे हम काफ़ी काम करेंगे। सौर ऊर्जा उत्पादन में भी मध्य प्रदेश ने एक अपनी अलग पहचान बनाई है, एक अलग प्रकार से हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। टाइम्स नाउ ने खास करके टाइम्स नेटवर्क द्वारा जलवायु परिवर्तन पर समिट का आयोजन किया जाना ये वर्तमान की दृष्टि से काफ़ी समसामयिक है। मैं स्वयं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाला था, लेकिन किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ, उसको मुझे अत्यंत खेद है। लेकिन मेरी शुभकामना है, समय मिला तो मैं ज़रूर अगली बार के कार्यक्रम में आऊँगा। मेरी अपनी ओर से टाइम्स नेटवर्क को बधाई।